हेलो एंड नमस्कार। वेलकम टू डेमोक्रेटिक डिप्लोमेसी। पूरे वेस्ट में आजकल इस बात की बहुत गंभीर चर्चा हो रही है कुछ दिनों से कि जो एरा ऑफ पीस का जो डिविडेंड था, मतलब पीस जे से जो हम अर्न कर सकते थे, जो हम कमा सकते थे, क्या वो एरा ऑफ पीस का डिविडेंड जो है वो ओवर हो गया है। मतलब आने वाला जो समय है वो पीस में ग्रोथ करने का नहीं है बल्कि वॉर में ग्रोथ करने का है। बात समझ रहे हैं? मतलब यूएस में और वेस्ट में इस बात पे बहुत ही गंभीर चर्चा हो रही है कि अगले आने वाला कुछ समय है, वो हम अपनी इकोनॉमी को कैसे बचाएं, पीस से या वॉर से। बात समझिए, ये कैपिटलिज्म जो है इसको समझना इतना आसान नहीं है। हालांकि इसके बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, पर मैं दो एग्जाम्पल दूंगा जहां वॉर से यूएस जो है वो यूएस बन गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले या इवन सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक जो ब्रिटेन था वो पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा नेटवर्थ वाली कंट्री थी। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, पूरी दुनिया ही चेंज हो गई, पूरा ग्लोबल सिनेरियो जो है वो चेंज हो गया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पैसा कैसे कमाया जाता है वो कोई यूएस से सीखे। और कैपिटलिज्म जो है, जो यूएस जिसको प्रमोट करता है और आड़ जिस चीज के लेता है वो है डेमोक्रेसी। मतलब डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म जिसको हम लोग बोल सकते हैं, उसमें पैसा वॉर से कैसे बनाया जाता है ये पिछले 70 सालों में यूएस ने सिखाया है। आज भी वो वॉर से पैसा बना रहा है। यूक्रेन में जितने पैसे वो एड में नहीं दे रहा है, उससे ज़्यादा वो प्रोडक्ट और सर्विसेज बेच के आजकल वेस्ट से कमा रहा है। और आप लोगों को बहुत सारी ऐसी न्यूज़ मिल भी गई होंगी। खैर एक पूरा अलग सब्जेक्ट हो जाएगा, हम आज इसकी चर्चा नहीं करेंगे। हम सिर्फ इसी बात पे स्टिक रखेंगे कि अभी आने वाला जो समय है उसमें इंडिया का क्या रोल हो सकता है। बिकॉज हमारी जो ट्रेडिशनल जो शैली रही है जीवन की, हम लोग वॉर क्रेविंग कभी नहीं रहे। और पूरी दुनिया को वॉर से बचाना आज के टाइम में एक इंडिया ही ऐसी कंट्री है जो ये शायद कर सकता है। और क्या हम इस हालात में हैं या नहीं, ये हमारी सरकारें क्या इस चीज़ की तरफ फोकस है, उनका जो एक्ट है, उनकी जो कार्य प्रणाली है और जो कार्य क्षमता है और जो वो रिजल्ट प्रोवाइड कर पा रहे हैं, क्या उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर पाएगा। और हमारी इसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम कैसे एज ए सिटीजन इस चीज को योगदान कर सकते हैं। आज का चर्चा का विषय यही है, बहुत ही गंभीर चर्चा। देखिए, अगर पूरे विश्व को समझना है, उसके आर्थिक व्यवस्था को अगर समझना है, आर्थिक सामाजिक और जो गवर्नेंस की जो व्यवस्था है अगर उसको समझना है, तो हमारे पास तीन तरह के मॉडल्स हैं पहले से एग्जिस्टिंग। एक तो कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि कैपिटलिज्म में जो जो मेन चीज होती है, जिसकी क्रेविंग है, या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो सिर्फ पैसा। कैपिटलिज्म में मनी इज द फर्स्ट एंड ओनली प्रायोरिटी। हर वो चीज होता है कैपिटलिज्म में जिससे पैसा जनरेट हो सकता है, चाहे वो कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट हो। तो डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट इस मकसद से नहीं होता कि सामाजिक विकास हो या लोगों का और विकास हो। वो उसका मेन मकसद ये होता है कि इस डेवलपमेंट से और कैसा कितना पैसा जनरेट हो सकता है। और इंडियन जो सोसाइटी का जो कल्चर का फिलॉसफी है वो इंटायरली डिफरेंट है। तो कैपिटलिज्म में आप कुछ भी करो, चाहे इन्वेस्टमेंट करो, उसका भी मोटिव पैसा होता है, ऑब्जेक्टिव पैसा होता है। आपका इमोशन है, उसका भी मोटिव पैसा होता है। रिलेशन भी पैसे के लिए ही बनाए जाते हैं। चाहे आप रिसर्च कर रहे हैं तो उसका भी मोटिव पैसा है। चाहे हेल्थ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका भी मोटिव पैसा ही है। चाहे आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं, चाहे आप इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हर जगह का जो मेन मोटिव है वो पैसा ही है। आज से बहुत साल पहले जब एक्सपेंशनिज्म, ये वर्ल्ड वॉर से पहले की बात है कि एक ब्रिटिश का जो इन्वेस्टर था वो गया साउथ अफ्रीका में, और वो एक दानी का भेष लेके गया। मतलब जो दान दक्षिणा करता है, मतलब पुण्य कमाने वाले का काम। उसका बहुत ही फेमस स्टेटमेंट था कि दान करना बहुत अच्छी बात है, पर अगर दान करने के साथ 5% का कमीशन आता हो तो ये उससे भी अच्छी बात है। तो कैपिटलिज्म जो है वो एक इस टाइप की फिलॉसफी है कि उसमें कुछ भी करो, मेन मकसद पैसा होता है।
दूसरा जो जो मेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो चीज़ इवॉल्व हुई वो है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म के अपने फायदे और नुकसान क्या है? कम्युनिज्म का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि कम्युनिज्म में आप जो व्यवस्था है वो व्यवस्था दूसरी व्यवस्थाओं को या दूसरी आस्था को, दूसरी विचारधारा को पनपने से रोकने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक जा सकती है। उसका कोई लिमिटेशन ही नहीं है कि किस एक्सटेंट तक जा सकती है। आप चाहे वो रशिया की क्रांति देख लें, जो बोल्शेविक क्रांति हुई, या माओ जे तुंग ने जो किया चाइना में। माओ ने कितने लोगों को मारे, मिलियंस मिलियंस में मारे, बट इन दोनों का क्राइम हिटलर की वजह से छुप गया, अदरवाइज क्राइम उससे उससे कोई कम नहीं था। तो कम्युनिज्म के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वहां इंडिविजुअलिटी, इनोवेशन और इन चीजों का पर्सनल जो इंडिपेंडेंट जिसको बोलते हैं, या जो वोकैलिटी होती है, हम बोल सकते हैं, कुछ भी अपनी विचार रख सकते हैं, उसका कोई स्पेस नहीं होता है। वो स्टैब्लिश व्यवस्था है, उसी ट्रैक पे आपको चलना है, उससे आगे का आप अगर सोच नहीं सकते, आपकी विचारधारा उस विचारधारा से अलग नहीं हो सकती। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एक और जो मॉडल पोस्ट कॉलोनियल एरा में काफ़ी जगह निकला, इंडिया ने भी कुछ एक्सटेंट तक इसको अडॉप्ट किया, नेहरू इसके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल थे। वो जो है वो है सोशलिस्ट डेमोक्रेसी। जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये इस बारे में चर्चा है कि सोशलिस्ट डेमोक्रेसी की बात करें। बट सोशलिस्ट डेमोक्रेसी की बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन इसका एक सबसे बड़ा जो नुकसान है सोशलिस्ट डेमोक्रेसी का, ये मतलब एक तरह से कहे कि पॉपुलेशन ड्रिवन या वोट ड्रिवन, मतलब जिसकी जितनी संख्या होगी वो उसके हिसाब से पॉलिसीज डिसाइड होने लगती हैं। ये ट्रू डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर नहीं है। जो ट्रू डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वो इवन भारत में भी नहीं है। बट हाँ, एक चीज ट्रूली डेमोक्रेटिक वो इंडिया में है जो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। इसलिए मैं ये बहुत बात बोल रहा था कि पूरी दुनिया को अभी सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो इंडिया की है, और इंडिया ही है जो इस चीज का आंसर कर रहा है। क्योंकि आज लोग जो बहुत चर्चा हो रही है पूरे वेस्ट में इस बात की कि एरा ऑफ द जो है वो जो पीस है उसका जो डिविडेंड है वो खत्म हो गया। मतलब आजकल लोग वॉर के बारे में वेस्ट में ज्यादा बात करें, और इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जहां पे वॉर को खत्म करने के या वॉर पे नहीं चलने के हजारों ऐसे तरीके हैं, हजारों ऐसे इनोवेटिव आइडियाज हैं जो सिर्फ इंडिया में ही पनपते हैं। बिकॉज इंडिया की जो इंडिया का जो कल्चर है वो बहुत ही डाइवर्स है। इंडिया इज नॉट अ ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री, बट far 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 better democracy as compared to any western nation. This is not because of constitution of India. अगर ये बहुत लोग सोचते हैं कि यहाँ जो डेमोक्रेसी है वो कॉन्स्टिट्यूशन की देन है। कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक जरूर है जिससे देश चलता है, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जिसमें पावर ऑफ सेपरेशन किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये बात सही है। लेकिन जो इथॉस है, जो कंट्री का डेमोक्रेटिक नेचर है, वो इस वजह से बिल्कुल भी नहीं है। वो है इंडिया के कल्चर की वजह से। आप ध्यान दीजिएगा, आप मान लो गधे की पूजा करते हो, ठीक है, आई बो डाउन, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। इंडिया के कल्चर में ऐसा है। आप जो है आप कुत्ते की पूजा करते हो, ठीक है, वो भी सही है, वो भी एक्सेप्टेड आपके है। आपके जो लॉर्ड है वो मंकी है, बंदर है, इट्स ओके, फाइन, आई एम नॉट ऑफेंड। आप समझिए कितना ज्यादा रिलीजियस डाइवर्सिटी है यहाँ पे। जो हिंदू कल्चर है वो बहुत ज्यादा एकोमोडेटिव है, वो किसी को भी एकोमोडेट कर लेता है। ये कल्चरल फॉर्म है। आप तमिलियन है, ओ बहुत अच्छी बात है, आपकी जो लैंग्वेज है वो तो बहुत ही ओल्ड है। अच्छा, आप संस्कृत को प्रेफर करते हैं, दैट्स वेरी नाइस, बिकॉज संस्कृत जो है, जितना नॉलेज संस्कृत में वेस्टेड है उतना तो किसी लैंग्वेज में ही नहीं है। दिस इज द मोस्ट साइंटिफिक लैंग्वेज, आई बो डाउन। समझ रहे हैं आप बात को? तो इंडिया की कल्चर में ही है एकोमोडेट करना। इस वजह में डेमोक्रेसी नहीं है। यहाँ की डेमोक्रेसी बहुत सक्सेसफुल है नहीं, ये बहुत बड़ा डिबेट का क्वेश्चन है। इवन मैं पर्सनल लेवल पे, मैं किसी और नहीं था, बट मेरा ऐसा मानना है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डे बाय डे बहुत ही ओल्डर होते जा रहा है। इसमें बहुत सारे रिफॉर्म की जरूरत है। ऑलरेडी ये जब ये बना था तभी पुराना था। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था तभी ये लगभग 100 साल पुराना था। अब बनाने वालों के बारे में अभी मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, एक अलग वो
टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा जब हम लोग बात करें कभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। लेकिन इंडिया का जो कल्चरल इथॉस है वो ये है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये बहुत है। यहाँ सभी का विकास, आपका पड़ोसी भी विकास करेगा, आई एम हैप्पी विद दैट। ये हमारे संस्कार में है और ये हजारों साल से है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो वर्ल्ड की आज के टाइम में जरूरत है, जहां पे ये बात हो रही हो कि दुनिया में जो पीस का डिविडेंड है वो ओवर हो गया है। यानी कि दुनिया को वॉर के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। आप देख ही रहे हैं कि 2 वॉर ऑलरेडी चल रहे हैं, तीसरा कब इरप्ट हो जाए नो वन नोज। ये एक छोटी सी चिंगारी, और ये हो सकता है कि पूरा जो हिंद महासागर का एरिया है ऑलरेडी डिस्टर्ब हो रखा है, गल्फ ऑफ एडन के साइड में, ये पूरा डिस्टर्ब हो जाए, पूरी सप्लाई चेन, पूरी इकोनॉमी ठप हो जाए। तो आप समझिए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, बिकॉज इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाले टाइम में अगले, मैं ये मान के चलता हूं कि 20-25 साल में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और उसके बाद तो खैर ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कितना इंपॉर्टेंस और आगे रहने वाला है कि हम आने वाले 20 साल में क्या करते हैं। तो हमारा जो आने वाला 20 साल है ये हमें डिसाइड करना है। तो जब हम वोट करने जाते हैं तो इस बात को बहुत ध्यान दीजिएगा कि क्या हमारी सरकारें इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए काम कर रही हैं क्या। ये सिर्फ स्कूल बन जाना या कुछ जॉब्स मिल जाना, ये सिर्फ इतनी ही बात नहीं है। दीज थिंग्स आर ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम नॉट डिनाइंग दिस, बट आपका विजन और भी बहुत बड़ा होना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारी सरकार जो है, या अभी की सरकार या पास्ट गवर्नमेंट, जब आप वोट देने जाइएगा तो इस चीज का एक कंपैरिजन जरूर करिएगा कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है एट वर्ल्ड लेवल, एट इंडिया लेवल, क्या उसकी फुलफिलमेंट के लिए जो गवर्नमेंट ने काम किया है, अभी कर रही है, या पास्ट गवर्नमेंट ने जो किया है, या जिसको आप वोट दे रहे हैं उसके तरफ प्रोग्रेसिव मूव है क्या। मैं कुछ और पैरामीटर्स बताता हूं जो आपको इस चीज को समझने के लिए बहुत आसान कर देगा। ये चीज जो इंडिया का जो रोल होने वाला है अभी आने वाले टाइम में, इसमें कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन सेक्टर्स पे क्या इंडिया ने काम किया है। बिकॉज आपकी जो आवाज है वो उतनी ही बुलंद होगी जितनी आपकी हैसियत है। तो क्या अपनी हैसियत बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने वो काम किया है, ये आप डिसाइड करिएगा और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हाँ इस पे सरकार ने कुछ काम किया। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो मिलिट्री फ्रंट पे जो सरकार अभी की काम कर रही है, क्या आपको लगता है कि उसने फर्स्ट डिफेंस प्रोक्यूरमेंट, मतलब डिफेंस पे जो प्रोक्योर कर रही किसी और कंट्री से, टेक्नोलॉजी हो गया, कोई वेपन हो गया, क्या इस पे पिछले 5-10 साल में इंडियन गवर्नमेंट ने काम किया। बिकॉज देखिए अगर भारत सिक्योर नहीं है तो किसी और को सिक्योर क्या करेगा ये। तो इसलिए सिक्योरिटी वाला मामला जो मैंने नंबर 1 पे रखा है। अब ये गवर्नमेंट का है कि गवर्नमेंट क्या सोचती है, बट मेरा ये सोच है। तो क्या डिफेंस प्रोक्योरमेंट पे भारत सरकार ने काम किया है पिछली सरकारों की तुलना में, या पिछली सरकारों ने ज्यादा अच्छा काम किया, ये आप सोचिएगा। दूसरा एक और चीज है डिफेंस इनोवेशन, जो इनोवेशन नया डिफेंस में हो रहा है, क्या उस पे भारत सरकार ने काम किया है। तीसरा और शायद मुझे लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिफेंस सेल्फ रिलायंट जिसको बोलते हैं, या डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। क्या इंडियन गवर्नमेंट ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पे या अपनी टेक्नोलॉजी बनाने पे और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पे, डिफेंस एक्सपोर्ट पे जो कदम बढ़ाए हैं, क्या वो सेटिस्फैक्ट्री हैं या उसको और बढ़ाने की जरूरत है। और अगर बढ़ाने की जरूरत है तो कौन सा वो बेटर गवर्नमेंट होगा या इंडिविजुअल होगा जो ये चीज फुलफिल कर सकता होगा। तो आप ऑनेस्ट आंसर दीजिएगा। दूसरा जो फ्रंट है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, कम नहीं है, बट मैंने सेकंड नंबर पे रखा है। इसका इट डजंट मीन कि ये कम इंपॉर्टेंस है, ये एक्चुअली वो चीज है जो फर्स्ट चीज को भी ड्राइव करती है। दूसरा जो ये जो पैरामीटर है वो है इकोनॉमी का। इकोनॉमी बहुत सारी चीज पे डिपेंड करती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी के एस्पेक्ट में मैं देख रहा हूं, अगर भविष्य में इंडिया को बहुत ऊपर जाना है तो मैन्युफैक्चरिंग क्या पहले से, देखिए अभी तो कुछ साल पहले तक, जहां तक मुझे पता है, जो मैं चीजें रीड कर पाता हूं, पढ़ता हूं, जो आर्टिकल्स मेरे तक पहुंच पाते हैं, कि मैन्युफैक्चरिंग के मामले में इंडिया बहुत लैग कर रहा था। अभी तो ओब्वियसली काफी
अच्छा पिक्चर, काफ़ी ग्रीन पिक्चर है। तो आप ये देखिए कि पिछले 8-10 साल में अभी की जो करंट गवर्नमेंट है, क्या उसने मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई स्कीम लाया है, या मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस में मतलब जनरल मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की, क्या वो पहले से बढ़ा है? चाहे वो अक्रॉस इंडस्ट्री किसी चीज़ में, चाहे फुटवेयर हो, मोबाइल हो, कोई डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, या स्टील इंडस्ट्री की, या कार की प्रोडक्शन हो रही हो, किसी भी अक्रॉस सीमेंट इंडस्ट्री की बात हो, किसी भी इंडस्ट्री की, क्या मैन्युफैक्चरिंग पहले से बढ़ा है? इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ा है? क्या इंडिया ने सर्विस सेक्टर में ग्रोथ किया है पहले से ज्यादा? टेक्नोलॉजी के एरिया में क्या और इनोवेशन हो रहे हैं? क्या एफडीआई जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, या फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट पिछले कुछ सालों में बढ़ा है या घटा है? ये आप जरूर आइडिया लीजिएगा जब आप वोट करने जाएं तो, क्योंकि एफडीआई एफआईआई और भी इंपॉर्टेंट है। ये भी बताता है कि एज ए होल आपके नेशन में दूसरे इंस्टीट्यूशंस का या दूसरी कंट्रीज का कॉन्फिडेंस कितना है। अगर आपकी कंट्री में एफडीआई बहुत ज़्यादा आ रही है, तो ये बताता है कि उनको ये इस बात का ट्रस्ट है कि अगला 10-15 साल जो है इस कंट्री का बहुत ही ब्राइट होने वाला है। आप देख सकते हैं चाइना का जो आउटफ्लो है, मतलब एफडीआई वहां से जा रहा है, आ तो नहीं रहा है, निगेटिव इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर का रिकॉर्ड किया गया है वहां पे। आप लोगों को पता चल गया होगा आई थिंक, अगर आपने इस बारे में आपको इंटरेस्ट होगा तो। इसके अलावा आपका एग्रो इकोनॉमिक जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इसमें कोई ग्रोथ आपको दिख रहा है? तो इकोनॉमिक फ्रंट पे देखिए, क्या भारत की सरकार ने कुछ ऐसा काम किया है, या पिछली सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया है जो इस ऑब्जेक्ट हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करने में उसको रोल प्ले कर पाए, या भविष्य में प्ले कर पाए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा साइंस एंड इनोवेशन, क्या बहुत सारे रिसर्च पेपर निकल रहे हैं? और क्या हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पेटेंट कितने हो रहे हैं? क्या हमारी नई सरकार जो अभी है, या आप जिसको वोट देंगे, उसका इस बारे में क्या मत है? या पिछली सरकार में पेटेंट का रेशियो क्या था? क्योंकि ये बहुत लॉन्ग टर्म ग्रोथ का इंडिकेटर होता है। इसके अलावा जो है आपकी जो न्यू स्टार्टअप्स हैं, क्या उसमें फंडिंग्स आ रही है? बाहर की कंट्री से फंडिंग आ रही है, इंटरनल फंडिंग आ रही है? अगर बाहर की कंट्री से आ रही है तो और भी अच्छी बात है ये। क्या आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है, उस एक्सटेंट तक हुआ है, या और होने की जरूरत है? और कौन आपको लगता है जो सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के पे जब मैनिफेस्टो रिलीज होगा तो क्या इसमें प्लानिंग आ रही है? जब आप वोट देने जाएं तो इन चीजों पर बहुत ध्यान दें। देखिए, जॉब, एज फार एज जॉब्स आर कंसर्न, आज के टाइम में जितना हमारे जनरेशन, जब भी हम लोग जो है वो जनरेशन वाई हैं, हमारे पहले वाले एक्स थे, और उसके पहले जो है वो साइलेंट वाले जो लोग थे, साइलेंट जनरेशन, या एक जनरेशन तो पूरा वॉर में ही निकल गया था, फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो जितनी जॉब अपॉर्चुनिटी अभी इंडिया में मैं देख पा रहा हूं, अभी पोस्ट इंडिपेंडेंट मुझे लगता है सबसे अच्छा टाइम आज के टाइम में है। क्योंकि मेरे जो सर्किल में है, या जो जिसको मैं रीड कर पा रहा हूं, जितनी जॉब अपॉर्चुनिटी अभी इंडिया में उतनी कभी नहीं आई थी। भविष्य में क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी, ये सरकारें कैसे इस चीज को डील करती है। क्या सॉफ्ट पावर जो है इंडिया क्या, वो कैसा है? क्या रिमिटेंसेस जो बाहर से लोग भेजते हैं इंडिया के अंदर पैसे, मतलब जो इंडियंस काम करने जाते हैं दूसरी कंट्रीज में, वहां से जो डॉलर्स भेजते हैं, उनका क्या स्टेटस है? मतलब एज ए होल आप ये देखिए, क्या डिप्लोमेसी में इंडिया की पूछ पहले से बड़ी है? ये बहुत सारे इंडिकेटर्स और पैरामीटर्स हैं। जब आप वोट देने जाइए तो सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट से आगे जाके इस बात पे जरूर विचार करिएगा कि आपके वोट से सिर्फ इंडिया शेप अप नहीं होता, पूरा वर्ल्ड प्रभावित होता है। और इस एक्सटेंट तक हो सकता है कि शायद पूरी दुनिया के ग्रोथ का इंजन बन सकता है भारत। तो आपका वोट सिर्फ एक वोट नहीं होने वाला है, आपका वोट पूरी दुनिया को एक एक रास्ता दिखाने वाला है। तो आप जब वोट करिएगा तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान रखिएगा। जहां तक पर्सनल इंटरेस्ट की बात है, देखिए पैसा आपको, मुझे नहीं पता कि हर व्यक्ति की तो अपनी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो लाइफ में क्या करता है, लेकिन जितनी अपॉर्चुनिटी इंडिया के पास आज है वो भारत के इतिहास में कभी नहीं रही। तो अभी का जो जनरेशन भी है, इस चीज को सर्वे भी आया है अभी कि सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा है जॉब्स को लेके। तो ये आज की बात हुई।
नेक्स्ट जो इसका एपिसोड आएगा वो आएगा कि जो टारगेट हम सेट कर रहे हैं उसको अचीव करने में क्या क्या चैलेंजेस इंडिया फेस कर रहा है। इस बात पे एक बहुत गंभीर चर्चा होगी। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है। जो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई इंडिया एज ए नेशन इंडिया की और एज ए सिटीजन हमारी और आपकी, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है आप ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू एंड नमस्कार।